सरकार आपके साथ है, पर डे कुछ ना कुछ आ जाता है वहां से। आज भी बहुत सारी चीजें आई हैं जो हम लोग अपनी समस्या रख रहे हैं मंडल स्तर पर, उसके जवाब आते हैं, तो इस तरह से रहेगा, ठीक है। और 5-10 मिनट अगर वीडियो कम ज्यादा हो जाता है तो उसमें अगर कभी 2 मिनट 4 मिनट कम होता है तो कभी हो सकता है 10-15 मिनट बढ़ भी जाए, क्योंकि जब तक कोई टॉपिक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक आप लोग उठेंगे नहीं, ठीक है। तो जब भी आप घर से निकलते हैं यहाँ पढ़ने के लिए तो ये क्लास सेशन आपका 2 to 5 है, तो घर से बता के निकला करिए कि 5:30 बजे ये क्लास छूटेगी, क्योंकि 2-4-5-10 मिनट अगर लेट छूटती है तो जो बेटियां हमारी बैठी हुई उनके घर वाले परेशान ना हो, ठीक है, बच्चों के भी बेटों के भी घर वाले ना परेशान हो, ठीक है। तो ये हमने आपको सबसे पहली इंफॉर्मेशन दी। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से आगे तापमान, टेम्परेचर, ठीक है। तो एक हेडिंग डालेंगे तापमान, टेम्परेचर, तापमान। लिखिए पृथ्वी पर 24 घंटे में 2 बार, 24 आवर में 2 टाइम्स, 24 घंटे में 2 बार टेम्परेचर, 2 बार टेम्परेचर मैक्सिमम और मिनिमम होता है, या ये कह सकते हैं एक बार मैक्सिमम और एक बार मिनिमम होता है, ठीक है, समझने के लिए। तो नोट करिए, होता है। पहले के नंबर 1, मिनिमम टेम्परेचर रात 12 बजे होता है, मिनिमम टेम्परेचर रात 12 बजे होता है, रात 12 बजे होता है, लेकिन ये सुबह 4 बजे महसूस होता है, लेकिन ये सुबह 4 बजे महसूस होता है। रात 12 बजे होता है लेकिन ये सुबह 4 बजे महसूस होता है। और मैक्सिमम टेम्परेचर दिन में 12 बजे होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर दिन में 12 बजे होता है, दिन में 12 बजे होता है, लेकिन ये 2 बजे महसूस होता है, लेकिन ये 2 बजे महसूस होता है, दिन में 2 बजे महसूस होता है, दिन में 2 बजे महसूस होता है, ओके, दिन में 2 बजे महसूस होता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझेंगे। प्लीज लुक एट मी, मेरी तरफ देखेंगे सब लोग, प्लीज लुक एट मी एंड स्माइल, प्लीज हमारी तरफ देखें और मुस्कुराते रहें, ठीक है। मुस्कुराना जरूरी है लाइफ में, ठीक, कभी प्रेशर मत लीजिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक। जब आप मुस्कुराएंगे तो बगल वाला प्रेशर में आ जाएगा। चलिए, अच्छी बात है यार, यहाँ सब आपके भाई बंधु बैठे हैं और यही मानकर पढ़ना चाहिए कि यहाँ सब हमारे भाई बंधु हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा माहौल अच्छा होगा पढ़ाई में, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले टेम्परेचर मिनिमम कब होता है 24 आवर में, मैक्सिमम कब होता है, कहां होता है, ये भी बात है, इसमें ये चीज छूट गई, कहां होता है। सिर्फ 60 डिग्री के नीचे, यानी 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, इसको समझिए, ये अर्थ है आपकी, इसमें ये इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री की बार-बार जरूरत पड़ेगी। यहां पर मान लीजिए ये 60 डिग्री है और इधर ये 60 डिग्री है, तो जो 60 डिग्री का ये इलाका है, यहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम कब होगा, दिन में 12 बजे, और मिनिमम कब होगा, रात को 12 बजे, ठीक है। लेकिन महसूस कब होगा, मैक्सिमम दिन में 2 बजे और मिनिमम सुबह 4 बजे। अगर आप लोगों में से हो सकता है कभी 6 या 5th 6th क्लास में एक आपने प्रैक्टिकल किया होगा, ज्यादातर बच्चे प्रैक्टिकल्स को बहुत सीरियसली नहीं लेते, जबकि प्रैक्टिकल थ्योरी से ज्यादा सीरियस होता है। इसको हमेशा आप जीवन में ध्यान रखना, ताकि आप लोग जब बड़े हो और आपके बच्चे जब पढ़ रहे हो तो उनसे कहना कि प्रैक्टिकल को बहुत सीरियसली लो, ठीक है। देखिए, आपने प्रैक्टिकल किया होगा, हम लोगों को एक वॉच मिलती है, ठीक है, उसको आप रखिए, हमको एक जार मिलता है जिसमें पानी रखा जाता है, हमको एक हिलाने के लिए एक चम्मच टाइप की होती, तार होता है एक्चुअली वो मिलता है, और एक बर्नर मिलता है, और कहा जाता है कि आप लोग इसको प्रैक्टिकल करेंगे, यानी 3 मिनट तक आप पानी को गर्म करेंगे। सबसे पहले आप कॉपी लेंगे, उसमें इनिशियल टाइम लिखेंगे, ठीक है, कि इतने बज के इतने मिनट पर प्रैक्टिकल शुरू, ठीक, आपने लिखी, फिर आपने उसको बर्नर पर चढ़ाया, 3 मिनट तक एग्जैक्ट गर्म करेंगे, ठीक। तो उसको चढ़ाने से पहले, गर्म करने से पहले उसका टेम्परेचर नोट करेंगे, इनिशियल टेम्परेचर दिस, फिर 3 मिनट बाद टेम्परेचर फिर नोट करेंगे इतना, ठीक है। तो गर्म करने का टाइम कितना हुआ, 3 मिनट। फिर दोबारा उसी टेम्परेचर पर आने में पानी को कम से कम 45 मिनट, 50 मिनट, 55 मिनट, 60 मिनट। अगर ये प्रैक्टिकल आप ठंड में कर रहे हो तो
30, 35, 40 मिनट। अगर गर्मी में कर रहे हो तो 1.25 घंटा या उससे ज्यादा लग सकता है अगर सराउंडिंग गर्म है, समझना। तो ये इस पर भी निर्भर करता है सर्दी में कर रहे हो कि गर्मी में कर रहे हो। लेकिन इससे समझ में क्या आता है, मोटी बात समझ में क्या आती है कि जब कोई सराउंडिंग हम गर्म करते हैं तो गर्म जल्दी होती है और जब ठंडा करते हैं तो ठंडी देर में होती है। वही फिजिक्स लगी कि नहीं लगी? लगी। क्या लगा इसमें जरा सोचो कि जब हम पृथ्वी मैक्सिमम गर्म कितने बजे होगी? दोपहर 12 बजे। तो महसूस 2 बजे हो जाए, लेकिन मैक्सिमम मतलब मिनिमम ठंडी कितने बजे होगी? रात 12 बजे होगी। और उसको समझने में कितना समय लग जाएगा? सुबह 4 लग जाएगा। इसलिए पृथ्वी पर मैक्सिमम ठंडा कब फील होगा? मॉर्निंग 4। और मैक्सिमम गर्म कब फील होगा? 1:30 से 2 बजे के बीच में, 2 सवा 2 बजे, मतलब उसी के इर्द गिर्द समय पे आपको लगेगा। तो ये है टेम्परेचर। अब बात आती है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? शाम को सूर्य अस्त हो जाता है, ठीक है, ठंड में थोड़ा जल्दी, गर्मी में थोड़ा लेट। फिर धीरे धीरे क्या होता है, दिन भर गर्म होने से हवाएं गर्म होकर ऊपर उड़ जाती हैं, तो नीचे लो प्रेशर क्रिएट होता है। जब नीचे लो प्रेशर क्रिएट होगा, आसपास के जहां इलाके में हाई प्रेशर होगा वहां से हवाएं उस तरफ क्या करेंगी? धीरे से मूव करने लगेंगी। तो जब मूव करने लगेंगी तो हाई प्रेशर जब हवाएं आएंगी तो सराउंडिंग को धीरे धीरे क्या करने लगेंगी? ठंडा करने लगेंगी। और जो जमीन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है वो धीरे धीरे वापस क्या निकलने लगेगी? यहां से रिलीज होने लगेगी, रिफ्लेक्ट होने लगेगी और एटमॉस्फेयर में फिर से कहां चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। इस तरीके से धीरे धीरे टेम्परेचर कब मैक्सिमम ठंडा कब हो जाएगा? रात 12 बजे। लेकिन एटमॉस्फेयर में फील होने के लिए और 4 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही गर्म भी इसी तरीके से होगा, धीरे धीरे सुबह सूर्य निकलेगा, तेजी से रोशनी होगी, एकदम से गर्म होगा, लेकिन सराउंडिंग गर्म होने के बाद, मैक्सिमम गर्मी तो हो गई, लेकिन सराउंडिंग गर्म होने में 2 घंटे और लग जाएंगे। ये बात बिल्कुल समझ में आई? वेरी गुड। आगे नेक्स्ट, टेम्परेचर के बाद, अच्छा सन तो मैंने कल पूरा पढ़ा दिया, ठीक। इसका पृथ्वी का ऊष्मा बजट और लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे पृथ्वी का ऊष्मा बजट। बजट तो जानते ही हैं सब लोग, बजट पृथ्वी का, अर्थ का एनर्जी बजट, एनर्जी बजट ऑफ अर्थ, पृथ्वी का ऊष्मा बजट, वो पृथ्वी का ऊष्मा बजट, एनर्जी बजट ऑफ अर्थ, ठीक है। अब हम लोग पहले आपको थोड़ा बजट बता देते हैं। देश का बजट माननीय निर्मला सीतारमण हमारी मंत्री हैं, इस कौन सी मंत्री हैं? फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और उन्होंने पेश किया। फाइनेंस मिनिस्टर ही बजट पेश करता है। बजट में क्या होता है, पहले आप उस बजट को मत समझो, अपना बजट समझो। आप में से बहुत बच्चे यहाँ पे आके रह के पढ़ते होंगे, तो माँ बाप एक निश्चित बजट आपको देते होंगे कि भाई हम आपको 5,000, 6,000, 7,000 रुपए महीने देंगे, इसमें आपको रेंट भी देना है, के लिए है। एक बजट होता है नहीं होता? घर में आप मान लीजिए कल को आपकी जॉब लग जाएगी, आप सब अधिकारी बनोगे, तो आपको एक तनख्वाह पेमेंट मिलेगी, भाई आपको मान लीजिए 1 लाख रुपए महीने मिला, तो आप अपना जो बजट है वो 1 लाख रुपए के हिसाब से बनाओगे। ऐसा तो होगा नहीं कि पैसा 1 लाख मिल रहा, बजट 10 लाख का बना लोगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसी के हिसाब से बजट होता है। तो बिल्कुल वही बजट है। सन से जो एनर्जी आती है वो कितनी आती है, मैंने कल बताई थी 1/2 अरब, 23 अरब अश्वशक्ति के बराबर, 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। लेकिन ये एनर्जी जो आई, ये आई, अब ये जैसे ही हमारे पृथ्वी जो हमारा अर्थ है उसमें जैसे ही एटमॉस्फेयर में अंदर एंटर करती है तो उसके बाद ये बाइफर्केट होना शुरू हो जाती है अलग अलग कारणों से। वही बजट है, वही पढ़ाएंगे। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कभी एरोप्लेन से सफर किया है? हाथ खड़ा करो बड़ा सा। चलो 3 लोगों ने किया है, वो थोड़ा अच्छा समझ सकते हैं, बाकी को हम फील करा देंगे, बिना सफर के हम सफर कराते हैं, डोंट वरी, ठीक है। अगर आपने किया तो अच्छी बात है, नहीं किया, हेलीकॉप्टर का सफर तो किसी ने किया नहीं होगा, भाई हमने भी नहीं किया, ये मतलब इतने बड़े आदमी नहीं बन पाए कि हेलीकॉप्टर से सफर करेंगे, लेकिन हाँ एरोप्लेन से वो प्रॉपर सफर करते ही हैं, बराबर जाते आते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोग का समय की ही प्रॉब्लम है। और प्लेन किस लिए बना है? समय के लिए ही बना है। बाकी प्लेन का सफर सबसे बोर सफर होता है, ये समझ लो, ना चाय आती है ना मूंगफली आती है, ठीक है। अब बस अब ये मान लीजिए कि उड़ा, अब ऊपर तो कुछ बिल्कुल बस प्लेन ही देखते रहो और एयर होस्टेस को देखते रहो,
ठीक है। बाकी तो भैया उसके अंदर कुछ होता, पायलट दिखाई नहीं देते बेटा, ठीक है। तो गोल सफर होता है, मतलब जिसने नहीं किया होगा उसके मन में बड़ा रोमांच होगा कि प्लेन में बैठेंगे, वो ऊपर उड़ेगा, कैसा लगता होगा। लेकिन जो एक बार बैठ लेगा और प्रॉपर बैठ लिया एक दो बार, तो फिर उसको वो प्रेफर करेगा कि ट्रेन से ही चला जाए तो ज्यादा अच्छा है, प्लेन में मजा नहीं आता। ठीक, अच्छा भाई, हमको थोड़ा डर भी लगता है, ठीक है, थोड़ा सा ये फियर है मेरे अंदर, लेकिन जाना ना होता। चलो उस बात को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो जब आप प्लेन से आसमान में उड़ते हो और ऊपर जब प्लेन प्रॉपर चला जाता है तो नीचे से आपको बादल दिखे ना दिखे, जब ऊपर से नीचे देखते हो तो बादलों की एक लेयर दिखती है। दिखती है कि नहीं दिखती? जिन्होंने बैठे हैं, जो बैठे हैं, दिखती कि नहीं दिखती सर? तो दिखती है। एक्चुअली प्लेन समताप मंडल में उड़ता है, उसके नीचे क्या होता है? ओजोन की एक लेयर है, ठीक है, वो दिखती है। अब आप सुनिए, तो जो पृथ्वी के अंदर जैसे ही हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कहां तक है? वो ऊपर जो है हल्का होता चला जाता है और 45,000 किलोमीटर तक चला जाता है लगभग। ये अलग-अलग बुक्स में अलग-अलग लिखा है, तो उसमें कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं। तो इसमें जैसे अंदर एंट्री करेगा प्रकाश, यानी जैसे एनर्जी अंदर एंट्री करेगी वो बाइफरकेट होना शुरू होगी। तो सबसे पहली मोटी सी बात समझिए, 35% एनर्जी अर्थ क्रस्ट तक आती ही नहीं, वो कहां ऊपर इधर उधर हो जाती है। कैसे इधर उधर हो जाती है? 27% तो एल्बिडो में बदल जाती है। एल्बिडो क्या भी बताते हैं, एल्बिडो बदल जाती है, ठीक। ये जो आप रोशनी हो सब देख रहे हो, वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है, अंतरिक्ष में ही चली जाती है एल्बिडो, जिसकी वजह से अंतरिक्ष आपको नीला दिखाई देता है, उसमें बदल जाती है, ठीक। 2% रिफ्लेक्शन हो जाता है, जैसे आप कमरे के अंदर बैठे हैं, यहाँ तो सूर्य नहीं है लेकिन आपके देखिए उजेला है, वहां ज्यादा उजाला है उस जगह पर, यहाँ थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, तो ये हो गया। और नहीं, माफ करिएगा, 2% जो है, माफ करिएगा, 2% जो है जो हिमाच्छादित क्षेत्र है, यानी ऐसे इलाके जहां आइस जमी हुई है, वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो 27 और 2 29, अब बची कितनी? 6% रिफ्लेक्शन हो जाता है, जिससे ये रोशनी अंदर आ रही है। इस तरीके से 27% तो आती ही नहीं, 35% तो आती ही नहीं। अब बची 65%। 65% में 51% क्रस्ट पर रिसीव होती है। कितने परसेंट? 51। 14% और इधर उधर हो जाती है। वो जब एटमॉस्फेयर के अंदर एनर्जी आती है, वो जो पर्टिकुलर लेयर को पार करती है, तो यहाँ भी प्रकीर्णन होता है, यहाँ भी उजाला होता है, और जो हीट में बदलती है, और बहुत सारी पेड़ पौधों द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है, ये सब चीजों को मिला लेते हैं तो 14% और इधर उधर हो जाती है। यानी 51% एनर्जी अर्थ क्रस्ट पर क्या होती है? रिसीव होती है। इसको बोलते हैं पृथ्वी का ऊष्मा बचत। तो इसको लिख जरूर लो, इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको समझिएगा। सन से आने वाली एनर्जी का कितना परसेंट हिस्सा एल्बिडो में बदलता है? सन से आने वाली एनर्जी का मान लीजिए ऐसे आ जाएगा, 4 आ जाएंगे, इतने परसेंट, इतने परसेंट, इतने परसेंट, इतने परसेंट, और इधर 4 आ जाएंगे सन से एल्बिडो में बदलना, ठीक है। हिमाच्छादित क्षेत्रों से रिफ्लेक्शन, नीचे आ जाएगा अर्थ क्रस्ट पर रिसीविंग, ऐसे मान लो 4 आ जाएंगे, मैच द फॉलोइंग, या एक भी पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, अक्सर आता है, नोट करें, इंपॉर्टेंट भी डालिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बजट इंपॉर्टेंट। देखिए, पृथ्वी पर औसत तापमान एक समान रहता है, पृथ्वी पर औसत तापमान एक समान रहता है, पृथ्वी पर औसत तापमान एक समान रहता है, एक समान रहता है, एक समान रहता है, और पृथ्वी पर आने वाली एनर्जी, पृथ्वी पर आने वाली एनर्जी जिन जिन जगहों पर खर्च होती है, जिन जिन जगहों पर खर्च होती है उसे ऊष्मा बजट कहते हैं। जिन जिन जगहों पर खर्च होती है उसे ऊष्मा बजट कहते हैं, उसे ऊष्मा बजट कहते हैं। जब आप उसको बुक में पढ़ोगे तो थोड़ा सा टिपिकल वर्ड्स में लिखा हुआ है, हम आपको इजी करके दिखा दे रहे हैं, उसको ऊष्मा बजट कहते हैं। लिखिए, सन से आने वाली एनर्जी अगर एटमॉस्फेयर के ऊपरी सतह पर, सन से आने वाली एनर्जी अगर एटमॉस्फेयर के ऊपरी सतह पर 100 इकाई 100% आए, 100 इकाई आए, सन से आने वाली एनर्जी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के ऊपरी सतह पर, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के ऊपरी सतह पर अगर 100 इकाई आए,
100% आए तो उसमें से 35% वापस लौट जाती है, 35% वापस लौट जाती है और 65% एटमॉस्फेयर के अंदर एंट्री करती है, और 65% एटमॉस्फेयर के अंदर एंट्री करती है, 65% एटमॉस्फेयर के अंदर एंट्री करती है। ठीक है, अब जो वापस लौटती है उसको लिख लो, लिखिए 35% में से, अगला पॉइंट, 35% में से 27% एल्बिडो में, 35% में से 27% एल्बिडो में, 27% एल्बिडो में, 2% हिमाच्छादित क्षेत्रों से रिफ्लेक्शन के थ्रू, परावर्तन, ठीक है, परावर्तन के थ्रू, 2% हिमाच्छादित क्षेत्रों से परावर्तन के थ्रू, हमारी हिमालय रेंज है, अलास्का रेंज है, ठीक है, यहां से पूरी बर्फ जमी हुई है, यहां से रिफ्लेक्शन के थ्रू, 2% हिमाच्छादित क्षेत्रों से रिफ्लेक्शन के थ्रू, और 6%, 6 बचा 7, सॉरी 7%, और 7%, सही बोला था ना, और 6% प्रकीर्णन के द्वारा, रिफ्लेक्शन, प्रकीर्णन के द्वारा वापस लौट जाती है, प्रकीर्णन के द्वारा वापस लौट जाती है। ठीक है, वापस लौट जाती है। अब इसमें पहला क्वेश्चन ये मिल सकता है, आसमान नीला क्यों दिखाई देता? एल्बिडो की वजह से। रात में काला क्यों दिखता है? एल्बिडो नहीं होता है, नहीं होता इसलिए नहीं दिखता है। ठीक है, अच्छा, ऊपर आसमान में भी एल्बिडो होता है, और समुद्र का पानी नीला क्यों दिखता है? वो भी इसी लाइट की वजह से दिखता है। जो 51% समुद्र के ऊपरी सतह पर रिसीव हुई, तो वो अंदर जाकर रिफ्लेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो बहुत अंदर तक उसमें उजेला हो गया, जिसकी वजह से अगर रात में पानी देखो तो काला ही दिखेगा, लेकिन दिन में समुद्र का पानी कैसा दिखता है? नीला दिखता है, इसी वजह से। ठीक, आगे बढ़ते हैं, उसका प्रॉपर वर्ड क्या है मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक, अभी मेरे सामने नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, उसको तुम इस तरह रखो, आगे बढ़ते हैं हम लोग प्लीज। अब देखिए 65% में से, देखिए 65% में से 51% अर्थ क्रस्ट पर रिसीव होती है, 51% अर्थ क्रस्ट पर रिसीव होती है, 51% अर्थ क्रस्ट पर रिसीव होती है, अर्थ क्रस्ट पर रिसीव होती है, और 14% वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाती है, और 14% वायुमंडल द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है, अवशोषित हो जाती है, वायुमंडल द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है, अवशोषित हो जाती है, जिसकी वजह से सराउंडिंग गर्म होता है, वायुमंडल द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है, अवशोषित हो जाती है। अब आप देखो, ठंड में हमने कल आपको बताया था कि किस तरीके से लाइट एनर्जी हमारे पास आती है, सूर्य से कैसे प्रभावित करता है, ठंड कैसे होती, गर्मी कैसे होती, बताया। उसी से समझना, गर्मी में चूंकि एनर्जी ज्यादा आ रही है, समझना, फोटॉन बंडल से ज्यादा आ रहे हैं, सूर्य की एनर्जी किस रेट से चलती है ये भी सुन लो। सूर्य की एनर्जी सन से निकलने वाली जो सोलर विंड है वो 640 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है, और जब ये ज्यादा तेज चलती है तो उसको बोलते हैं सोलर फ्लेम, वो 700 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। पहले ये दोनों लाइनें लिखो, फिर आगे समझाते हैं। लिखो सोलर विंड, हेडिंग डालो सोलर विंड, हेडिंग डालो सोलर विंड। लिखो, सूर्य से निकलने वाले फोटोन बंडल्स, सन से निकलने वाले फोटोन बंडल्स, सूर्य से निकलने वाली एनर्जी जो सूर्य के कोरोना से बाहर आती है, जो सूर्य के कोरोना से बाहर आती है, कोरोना कैरोना जो चाहो लिख लो, कैरोना लिख लो, सूर्य के कैरोना से बाहर आती है, सूर्य के कैरोना से बाहर आती है, वो 640 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आती है, वो 640 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आती है, इसे सोलर विंड कहते हैं। 640 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आती है, इसे सोलर विंड कहते हैं, सोलर विंड कहते हैं।
और जब ये एनर्जी 700 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से बाहर आने लगती है, और जब ये एनर्जी 700 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से बाहर आने लगती है, जब ये एनर्जी 700 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से बाहर आने लगती है, तो इसे 700 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से बाहर आने लगती है, तो इसे सोलर फ्लेम कहते हैं। तो इसे सोलर फ्लेम कहते हैं, सौर ज्वाला कहते हैं, सौर ज्वाला कहते हैं, सोलर फ्लेम कहते हैं। तो पहले तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। सोलर विंड क्या है, सोलर फ्लेम क्या है, सोलर विंड की स्पीड क्या है, सोलर फ्लेम की स्पीड क्या है, ये फैक्ट्स हैं। जो पढ़ाते हैं समझाते हैं वो कंसेप्ट है, और ये क्या है, फैक्ट्स हैं। आपके यहाँ क्वेश्चन 3 तरह से आते हैं, मेमोरी बेस्ड, कंसेप्ट बेस्ड और फैक्ट्स बेस्ड। क्या आपको पता? सबसे पहले तो यही जान लो, यूपीएससी में जो पेपर बनता है वो 3 तरीके से बनता है, ठीक है। फैक्ट्स बेस्ड, यूपीएससी में फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन कम, कंसेप्ट बेस्ड ज्यादा, यूपीपीएससी में फैक्ट्स बेस्ड ज्यादा, ये ध्यान, ठीक है। अब हमें तो याद है आज से 5 साल पहले की बात, यूपीएससी का एक एग्जाम हुआ था। अगर आप लोग थोड़ा सा 5 साल पहले की चीज याद करते हो तो यूपीएससी में जो बेटा पेपर हुआ था, वो ऐसा पेपर आज दिन तक मैंने तो जीवन में नहीं देखा। प्रीलिम्स की बात करता हूँ, 5 साल पहले जो हुआ था, वो 90% पेपर न्यूज़पेपर से था। याद है आपको? मतलब जो आदमी सुबह उठ के प्रॉपर अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ता था, प्रॉपर वे में, बढ़िया वाला, मेरे नाना जी ऐसे पढ़ते हैं 2.5 घंटे 3 घंटे, वो आईएएस क्वालिफाई, मतलब प्रीलिम्स निकल गया उसमें। मतलब जब पेपर मैंने देखा तो मुझे लगा ये कैसे आया, मतलब अब आप समझिए, हम ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, नहीं, कुछ ऑफिसर्स थे और वो प्रिपरेशंस, छोटे ऑफिसर्स थे, अपना यूपीएससी लगे थे, सब बोल्ड हो गए। क्यों बोल्ड हो गए इस बार? क्योंकि वो लीक से हटकर था पेपर। फिर अगली बार से खैर ऐसा नहीं आया, अगली बार से ऐसा नहीं आया, फिर तो वैसे ही आने लगा। लेकिन वो हमें याद है, ये उस साल की बात है जिस साल एक ज्योति हत्याकांड हुआ था कानपुर में, ठीक है। वो उस समय की बात है, उस समय जो पेपर आया, क्योंकि उससे कुछ तार ऐसे जुड़े थे, कोई अधिकारी था टच में, हम उनके पास बैठते उठते थे, तो उन्होंने एग्जाम दिया था। तो जब उन्होंने हमको पेपर दिया तो मैंने देखा जब उसको, तो मैंने उसको पढ़ा तो मुझे ये लगा कि इस बार तो उनका भला हुआ होगा जो सराउंडिंग ज्यादा ध्यान रखते हैं, पढ़ाई लिखाई में इनका मन कम लगता है, क्योंकि पढ़ने वाले के नहीं कर पाएगा वो। ऐसा पेपर मैंने अपनी लाइफ में नहीं। हम लोग कोचिंग पढ़ाते हैं, हम लोग सब मतलब मजबूर हो गए थे सोचने पे ये क्या होगा, अब कैसे पढ़ाएंगे भाई, अब कैसे पढ़ाएंगे भाई उसमें ज्योग्राफी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, इकोनॉमी नहीं, जब कुछ है ही नहीं तो हम क्या पढ़ाएंगे। अब तो फिर उसमें तो ऐसे करना पड़ता है, सुबह उठते हैं, हाँ आ जाओ, दैनिक जागरण चालू, फिर अमर उजाला डिस्कस होगा, ठीक है, फिर द हिंदू डिस्कस होगा, भाई इस तरीके से बन गया था। ज्यादातर क्वेश्चन एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक बेसिक न्यूज़पेपर बेस्ड थे ना। अब देखिए इस बार आप एक चीज के लिए भैया रेडी हो जाओ, हाँ करेक्ट, कोरोना जो है इस बार इतने ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। हमने एक सेट तैयार किया अपना, और मैं बात करूंगा आप लोगों को दूंगा, क्योंकि उस समय तमाम वेबिनार हो रहे थे और बहुत सारे लोगों ने क्विज कराए थे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने कराए थे, मैंने वो दिए थे, तो मैंने उन सबको क्लिक कर लिया था, अपने पास रख लिया था। तो वो मेरे पास क्वेश्चंस हैं, उसमें बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। हमने, मैम ने 98 सर्टिफिकेट और हमने 27 सर्टिफिकेट इकट्ठे किए थे उसमें, ये क्विज दे देके, क्योंकि घर ही में रहते थे, कुछ काम तो था नहीं। अब पढ़ने पढ़ाने वालों के साथ एक दिक्कत है, उन्हें पढ़ने को कुछ चाहिए या पढ़ाने के लिए कुछ चाहिए, आदत में है पढ़ना पढ़ाना। हम तो जिसमें लैया चना खाते हैं ना, जिस लिफाफे में, या कोई चीज खरीदते हैं वो मिलती है, तो खाने के बाद उसको भी फाड़ के पढ़ लेते हैं, आदत में, मतलब ये हैबिट है, करेंगे क्या, मतलब ऐसी गंदी आदत है पढ़ने की कि वो पढ़ना ही है, कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, ये तो ऐसी ये आदत होनी चाहिए वैसे, ठीक। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम क्या बता रहे थे बेटा, बताओ जरा, सोलर फ्लेम। तो अब हम लोग इन दोनों चीजों को थोड़ा समझ लेते हैं। सन से जब एनर्जी निकलती है और कैरोना को जब पार करती है, तो नॉर्मली वो हमेशा जो है, जो नॉर्मली निकलती है 99%,
वो 640 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से निकलती है, इसको सोलर विंड कहते हैं। और कभी कभी बहुत बढ़ जाती है, और ऐसी जब ये बढ़ती है तो वो उसके पहले से फोरकास्टिंग होती है। कभी कभी शायद पेपर में पढ़ा हो निकलता कि कल कुछ ज्यादा गर्मी पड़ेगी, फोरकास्ट होता कि नहीं होता है? तो जब ये फोरकास्ट तब होता है जब अचानक हाइड्रोजन ज्यादा बर्न होने लगती है और ये स्पीड कितनी हो जाती है 700 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है, उसको सोलर फ्लेम कहते हैं। सोलर फ्लेम का सबसे ज्यादा इफेक्ट किसी प्लेनेट पे पड़ता है तो वो मरकरी पर पड़ता है, सनबर्न, ठीक है, मरकरी पर पड़ता है। अच्छा, ये तो दो चीजें हो गई, इसमें इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। और ये एनर्जी निकलती है, फोटोन बंडल से निकलते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं, और ये हमारे अर्थ पर भी रिसीव होते हैं। अब देखिए, सबसे गर्म मरकरी, उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था कि मार्स पर जो है जमी हुई बर्फ मिली है। क्यों जमी हुई मिली है? वहां उतनी एनर्जी नहीं पहुंच पाती जितनी अर्थ पर पहुंच रही है, ये ध्यान रखिए। तो जितना जैसा टेम्परेचर हमारे यहाँ बहुत सर्दी में होता है, अलास्का में होता है, उस तरह का टेम्परेचर वहां पर हमेशा बना रहता है। कहां पर? हमेशा बना रहता है, एकदम चिल्ड। तो यहाँ पर इसलिए बड़ी जमी हुई बर्फ मिली है। तो ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरीके से अब आगे क्या नोट करेंगे, नोट करिए आगे। तो ये सोलर विंड, सोलर फ्लेम समझ में आ गया। एक पॉइंट और यहाँ पे छूट रहा है, उसको भी लगे हाथ दिखा देते हैं। सन स्पॉट, सौर कलंक, हिंदी बोलते हैं सौर कलंक, इंग्लिश बोलते हैं सन स्पॉट। सन स्पॉट, ठीक है, सौर कलंक, सन स्पॉट। अच्छा, इसमें थोड़ा सा सन स्पॉट, सौर कलंक। देखिए, सूर्य जो है चमक रहा है, सन में कभी कभी पर छोटे छोटे स्पॉट दिखते हैं जो बहुत डार्क दिखते हैं। लाइक इसको कैसे समझोगे? आजकल जो नई कारें आ रही हैं, नए ट्रक आ रहे हैं, आप देखो कि रोशनी कितनी जबरदस्त है, व्हाइट कलर वाली सफेद रोशनी, देखा होगा उसमें अच्छी गाड़ियों में। अब वो सामने जब आ रही है कितनी तेज रोशनी हो रही है दूर तक। अब उन्हीं के बीच में एक पुराना वाला एक स्कूटर आता था, लबरेटा, उसकी रोशनी ऐसे होती थी जैसे कोई 25 पैसे वाली किसी ने मोमबत्ती जला दी हो अंदर, तो एक ऐसे हल्की सी रोशनी। तो अगर 10 कारें ऐसे खड़ी कर दिया, उसके बीच में एक पुरानी इस तरह की कोई गाड़ी स्टार्ट करके खड़ी कर दिया, तो उसकी रोशनी कितना फर्क होगा, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ का जो टेम्परेचर सब जगह कितना है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका कितना है लेस 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जिन 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ऐसी छोटी छोटी कुछ जगह होती हैं, ये परमानेंट नहीं होती कि नहीं ये फिक्स है, नहीं होगी, ये फिक्स है, कभी यहां बन गई, 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 ठीक है। इस तरह से स्पॉट सन पर बनते रहते हैं। क्यों बनते हैं? जिन प्लेसेस पर हाइड्रोजन कम बर्न होती है वहां पर इस तरह के स्पॉट दिखाई देते हैं, इनको बोलते हैं सन स्पॉट, सौर कलंक। समझ गए? ठीक है। तो चाहो तो इस पॉइंट को भी नोट कर लो। देखिए, जिन जगहों पर सन स्पॉट हेडिंग करो, जिन जगहों पर सन में सूर्य में कम हाइड्रोजन बर्न होती है, वहां पर काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, वहां पर काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, इन्हें सन स्पॉट कहते हैं। काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, इन्हें सन स्पॉट कहते हैं। इनका टेम्परेचर ओवरऑल सन के टेम्परेचर से काफी कम होता है। इनका टेम्परेचर ओवरऑल सन के टेम्परेचर से कम होता है, ओवरऑल सन के टेम्परेचर से कम होता है, काफी कम होता है, 1/4 या उससे कम। अब इसमें एक चीज और देख लो, अगर ये कोरोना का लिखा होगा 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिखा होगा तो ये लिखा होगा, अगर केल्विन में लिखा होगा तो 5700 केल्विन लिखा होगा। इसको लेके कंफ्यूज मत होना, किसी बुक में कुछ लिखा है तो ये देख लेना वो केल्विन में लिखा है कि सेंटीग्रेड में लिखा है, ठीक है। सेंटीग्रेड में ज्यादा, केल्विन में कम, ये सीधी चीज है। तो ये आपका हो गया आपका तापमान, टेम्परेचर। और जो मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर सबसे मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, वो इस एरिया में होता है, इन एरियाज में नहीं होता है, इनमें कांस्टेंट है, इनमें ऐसा नहीं, ठीक। अच्छा, कल मैंने एक चीज आपको और पढ़ाई थी, वो छूट रही है थोड़ी सी, वो बीच में छूटी, टाइम पूरा हो गया था। एक्चुअली हमने पढ़ा था एयर प्रेशर,
पढ़ाया था? फिर से अब उसको सिर्फ मैं समझा देता हूँ, क्योंकि पढ़ाया कर था। हमने आपको बताया था कि 24 आवर में 2 बार एयर प्रेशर बढ़ता और 2 बार घटता। पढ़ाया था नहीं? अच्छा भाई, उसमें मैंने क्या पढ़ाया था जरा उसको देखो। क्यों होता है ये बता दे। क्यों? ज्योग्राफी में हर क्यों का जवाब है 99.99% क्यों का जवाब है, 1% 0.01% नहीं है भाई। तो जरा इसको देखिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आज भी डिफाइन नहीं हो पाई। होती है कि नहीं होती कोई चीजें? जैसे भाई मैंने पहले दिन आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि हमें तो लगता है कि डिफाइन फिजिक्स लाइक साइंस, अनडिफाइंड लाइक गॉड। जो नहीं पता वो दरअसल भगवान है। जैसे हम जब हमारे रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं तो हम भगवान पर छोड़ देते। जैसे इंसान है, इंसान जब मरता है, उसकी डेथ होती है, तो एक्चुअली अगर अध्यात्म में देखोगे तो इंसान मरता ही नहीं। समझ गए कि नहीं? आध्यात्मिक जैसे हमारे यहाँ पर 13वीं का पैटर्न है कि व्यक्ति के मरने के बाद 13वीं। एक्चुअली अगर उसको आप ये सोच के देखोगे कि व्यक्ति मर गया और 13वीं देनी है तो बहुत अमानवीय हो जाएगा। सर उसके बारे में लोग नहीं जानते, उसका पैटर्न ही कहा जाता है इंसान मरता ही नहीं, आत्मा तो अमर जाए। तो अगर इंसान गया है तो इसका मतलब उसका बहुत, अगर खराब समय चला तो खराब समय, अच्छा समय, यानी उसने अपने वो प्रारब्ध भोग लिए, अब वो नई जगह गया है। तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई दुख की बात नहीं। मतलब समझ, आध्यात्मिक चीजें अलग बोलती हैं, उस हिसाब से उन चीजों को डेकोरेट किया गया। समझना इस बात को, ठीक? तो जो बहुत बड़े लोग होते हैं, जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मर गया कोई जी रहा है। क्यों? क्योंकि उनका सोच ही अलग है। अगर हमारे हिंदू मैथोलॉजी को बहुत गौर से पढ़ोगे, बहुत डीपली पढ़ोगे, तो बहुत चीजें बदल जाएंगी, आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा चीज में, ठीक है? तो अब हम लोग आपको बताने जा रहे थे कैसे बढ़ता, कैसे गिरता है। तो सर मैंने बताया था कि हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, मैंने बताया था कि रात, चलो सुबह शुरू करते हैं। तो मॉर्निंग 4 o'clock टू, किसी मैम ने था तो वही शुरू कर देते हैं। मॉर्निंग 4 o'clock टू 10 AM ये है हाई प्रेशर, इसको समझिए, ठीक? और फिर 10 AM से लेकर के 4 PM ये है हाई प्रेशर। चलो कम से लो प्रेशर, उसका आपको इतना याद हो गया, लो प्रेशर। और फिर शाम 4 बजे से लेकर के और रात 10 बजे तक, ठीक है, PM तक हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। और क्यों का जवाब देंगे अब रात 10 से लेकर के और सुबह 4 बजे तक लो प्रेशर, एक लो प्रेशर, ठीक? अब इसको थोड़ा सा समझो, ये ऐसे नहीं समझा पाएंगे, ये समझा दो फिर ये समझा दो फिर ये ना, ये साइकिल है। क्या है? साइकिल, ठीक? साइकिल के साथ समझोगे तो समझ में आएगा, ठीक? सबसे पहले क्या होता है, सुबह 10 से समझते हैं, यहाँ सुबह 6 बजे निकल आया सब, गर्मी शुरू हुई, एनर्जी निकलना शुरू हुई, एनर्जी मिलना शुरू हुई। जब एनर्जी मिलेगी तो गर्म हवाएं कहाँ उठेंगी? ऊपर। नीचे क्या होगा? लो प्रेशर क्रिएट होगा। नीचे क्या होगा? लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो नीचे क्या शुरू हो रहा है? लो प्रेशर। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा लो प्रेशर बढ़ता जाएगा, एक लिमिट तक ही बढ़ेगा, एक लिमिट तक ही बढ़ेगा। जब ज्यादा लो प्रेशर हो जाएगा तो फिर हाई प्रेशर से हवाएं किधर मूव करने लगेंगी? लो प्रेशर की ओर मूव करने। तो हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की ओर मूव करने लगी मैक्सिमम। तो जब हाई प्रेशर से हवाएं आने लगी लो प्रेशर की तरफ, तो क्या बनने लगा? हाई प्रेशर। हाई प्रेशर बनता चला जाएगा, बनता चला जाएगा, बनता चला जाएगा, ठीक? बन गया। अब जब हाई प्रेशर बन गया, समझते जाइएगा, जब हाई प्रेशर बन गया, मेंटेन हो गया, तो हवाओं का मूवमेंट रुका। लेकिन दिन भर सूरज चमका तो सराउंडिंग हो गई गर्म। शहर तो ज्यादा गर्म हो जाते हैं क्योंकि पूरे के पूरे कंक्रीट और किससे बने हैं? कंक्रीट के और क्या बोलते हैं उसके, स्टील के बने हुए हैं। फिर से वहां चूंकि गर्मी मेंटेन है तो फिर से क्या बनने लगा? लो प्रेशर, और लो प्रेशर होता चला गया। लेकिन रात भर ठंडा होता रहा, मौसम रात भर क्या होता रहा? ठंडा होता रहा, ठीक? धीरे धीरे तो फिर ऑटोमेटिकली क्या क्रिएट हो गया? सुबह आते आते फिर से हाई प्रेशर। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसलिए लगातार ये घटना भी 55-60 डिग्री से नीचे ही होती है, यानी 60-50 डिग्री के ऊपर नहीं होती है। यानी ये सब चीजें जो है 60 डिग्री के ऊपर नहीं होती है,
ये सब चीजें जो हो रही है 60 डिग्री के नीचे ही हो रही है, कि 2 बार हाई प्रेशर 2 बार लो प्रेशर होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं। हमारे पूर्वज कह गए कि सुबह शाम मेहनत करो, पढ़ाई करो, एक्सरसाइज करो, सब कुछ करो, घूमो टहलो, और रात सोने के लिए बनी है तो सो, उसका सोने में ही यूटिलाइजेशन करो। उसको नेचर को चैलेंज मत करो, नेचर को चैलेंज मत करो। हमारी साइंस में नगरीकरण हो रहे हैं, औद्योगिकरण हो रहे हैं, तो कुछ देखिए आप नेचर को चैलेंज कर रहे हैं। नेचर चैलेंज जब होता तब देखो किस तरह की घटनाएं होती। अभी आप देखिए 5-6 दिन पहले चमोली में घटना हुई, ग्लेशियर फट गया। इसके पहले एक बार और हो चुकी इस तरह की घटना केदारनाथ में, ठीक है। कभी कोई बड़ी सुनामी आ गई, ठीक है। इसी तरह से एक बड़ा डिजास्टर रहा आपका कोरोना। कितना बड़ा डिजास्टर था, ये तो पूरे वर्ल्ड में आ गया। पूरा वर्ल्ड आज भी परेशान है, आज भी डर है। आज भी देखिए, आज हमने सुबह मॉर्निंग में पढ़ रहे थे कहीं पर, तो उसमें था कि नई स्ट्रेन आ गई है कानपुर में और इसलिए थोड़ा सा अलर्ट किया गया है, तमाम चीजें की गई। आज हम भी सर के पास जाएंगे, बात करेंगे भाई हम लोगों को भी कोरोना की वो मेडिसिन मिल जानी चाहिए। इतने लोगों के बीच में आते हैं, रोज इंटरेक्ट करते हैं, पढ़ाते हैं, फिर वो एक अलग बात है। वो हमारी सरकार खुद इतनी समझदार है कि समझेगी इस बात को, ठीक है। तो आप देखिए जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं अब, लेकिन अब आप समझना स्ट्रेन आ गई। अब देखो एक चीज को यहाँ फिर बताया आपको, अब बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, पेन लेने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं लेने की जरूरत है? क्योंकि आज की डेट में वो स्ट्रेन में ये भी काम कर रही है, ये दवा काम कर रही है, मतलब ये जो आपकी वैक्सीन है। तो अब फ्रंट लाइन वर्कर्स को, पुलिस को, क्या बोलते हैं, प्रशासन को, और आपके जो आपके डॉक्टर्स हैं और नर्सेस हैं उनको, वार्ड बॉय को, सबको लग गई। तो अब उतनी ज्यादा इमरजेंसीज नहीं आनी और अब उतना नहीं फैलनी, क्योंकि इनके थ्रू भी तो फैल रही थी चीजें, तो ये सब चीजें रुक जाएंगी एकदम से। तो अब वो उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक बार बता दें, जब किसी चीज का अंत होता है उसके पहले थोड़ा सा अप डाउन होता है, तो ये अंत है। और कोरोना तो हमें नहीं लगता कि अब बहुत आगे दिक्कत करेगा, धीरे धीरे करके ही चला जाएगा, फ्लक्चुएट करते हुए। ये धीरे धीरे देखिए फ्लक्चुएट करते हुए ग्राफ नीचे ही जा रहा है, तो ये खत्म होना है। लेकिन हाँ, इसने जो है यूरोपियन देशों को बहुत बड़ा डेंट दिया, इसको डेंट दिया, यूरोपियन देशों को बहुत बड़ा डेंट दे दिया। हमारे देश में रिकवरी इसलिए फास्ट है कि हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत है, ठीक। हमारे देश में अगर कंप्लीट लॉकडाउन सालों साल भी चलता रहे तो भी जीडीपी 6% से कम नहीं जाएगी, क्योंकि इतना पॉपुलेशन होने की वजह से कंजम्पशन तो रहेगा ना। कंजम्पशन कहाँ चला जाएगा? और कंजम्पशन बढ़ा बेटा, मैं पार्ट अलग है लेकिन मैं बता रहा हूँ कि घर में चीजों का कंजम्पशन बढ़ा कि घटा? बढ़ा। कंजम्पशन बढ़ गया, खाने का, पीने का, हर चीज का, समझिएगा आप उस चीज। तो हमारा देश में चूंकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है ये, मतलब अकॉर्डिंग टू एरिया बड़े देशों की बात कर रहा हूँ, तो हमारे यहाँ ऐसे इतना तो जीडीपी रहेगी। लेकिन वो देश जहाँ पे स्ट्रेंथ उतनी नहीं है, पॉपुलेशन डेंसिटी उतनी नहीं है, उन देशों में तो वॉट लग गई, वो तो बहुत नीचे चले गए, इतना बड़ा डेंट लग गया उनको कि उनको तो रिकवर होने में 5-6 साल लग जाएंगे। आज हम तो रिकवर हो गए, रिकवर होके हमारी जितने भी इस समय जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, वो रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। उसके पीछे कारण है कि हमने दूसरे तरीके से जीना सीख लिया। जैसे हमको मान लो कोई काम होता था तो हम पहले दिल्ली जाया करते थे, अब हमें कोई दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। जिससे बात करनी होती कोचिंग में बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत हम बात कर लेते हैं, फेस टू फेस। हम क्यों जाए दिल्ली? तो अगर हम नहीं गए तो 2400 4800 रुपए तो मेरा फेयर बचा, ट्रेन उसका क्या बोलते हैं प्लेन का, प्लस वहां लोकल फेयर इधर उधर जाना रोकना वो बचा। तो हमने अपने कितने बचा लिए? तो अब इतने अगर बचा लिए तो हमारी कोचिंग की चार्जशीट अच्छी होगी कि खराब होगी? तो बहुत सारी कंपनियां इस तरीके से काम करने लगी। पहले तमाम तरह के लोग थे, नहीं हमें अमेरिका जाना ही है, नहीं हमें यहाँ जाना ही है, जाते थे, खर्च करते थे, रुकते थे 5 स्टार होटलों में सब कुछ। अब वो सब चीजें बचने लगी, इसलिए रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। तो ये चीज हाईकोर्ट ने भी तो ये चीज बता दी है, न्यूज़ में निकला था कि तो हाईकोर्ट में नहीं पहुंच सकते हैं, वो लोग घर से भी कर सकते हैं। हाँ हियरिंग कर सकते हैं, हियरिंग कर सकते हैं। लोग विपक्ष में जो भी है वो वहाँ पे अवेलेबल हो, अदरवाइज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप अपना बिल्कुल सबके लिए इजी हो गया भाई। घर बैठे तमाम सारे काम हो रहे हैं। प्रशासन को छोड़ के बाकी हर कोई घर बैठे कर सकता है। प्रशासन जो है भाई उसको सड़क पे आना पड़ेगा ना, इसीलिए उनको सबसे पहले कोविड लगाया जा रहा है, वो वैक्सीन लग रही है। सर मीडिया वालों को नहीं लगाई जा रही है, जबकि मीडिया वाले भी बराबर प्रशासन का साथ दे रहे हैं, लेकिन सरकार उनको पीछे छोड़ रही है, ये क्या तरीका है? इसका जवाब मेरे पास नहीं है और मीडिया वालों के ऊपर तो मैं कोई प्रक्रिया कर ही नहीं सकता, इसके लिए मुझे माफ करिएगा, ठीक।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्लीज। उन पे मैं प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, माफ करें मेरे को। अच्छा आप लोग आगे बढ़ेंगे प्लीज। अब आपस में बात ना करें, बात मेरे से ही करें। चलिए हेडिंग डालेंगे, आकाशीय पिंड गैलेक्सी में प्रेजेंट अन्य गैलेक्सी में प्रेजेंट अन्य बॉडीज, अदर बॉडीज, गैलेक्सी में प्रेजेंट अदर बॉडीज। ठीक है, गैलेक्सी में प्रेजेंट अदर बॉडीज, कौन कौन सी बॉडीज और गैलेक्सी में प्रेजेंट हैं। अब हम लोग इस पे आएंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो गैलेक्सी ही नोट कर लो, गैलेक्सी हेडिंग डालेंगे गैलेक्सी, चाहो हिंदी में डालो आकाशगंगा, गैलेक्सी। ठीक, आकाशगंगा। तो हमारे हिसाब से जो आप क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हो भैया, इसका जवाब तो मीडिया को डायरेक्ट पीएम या सीएम से पूछना चाहिए। मीडिया को कौन रोक रहा है पूछने का, वो तो खुद ही हमारे लोगों की बात उठाते हैं, तो उनकी बात तो अपने आप उनको कहना चाहिए। एक बड़े फ्रंट पेज पे निकाले बड़ा सा कि भाई हम लोगों के लिए सरकार क्यों नहीं सोच रही है। भाई मीडिया तो हम सबका एक अस्त्र है, तो वो अस्त्र या शस्त्र जो भी है वो अपने लिए क्यों नहीं यूज कर ले रही है कि नहीं। इसलिए टीका टिप्पणी करना इस पे थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा। वैसे आपका क्वेश्चन बड़ा दमदार है साहब, ठीक है, क्योंकि वो भी बेचारे हर चीज के बीच में जाते हैं और वो भी इंसान है, तो अच्छी बात है। लेकिन ये तो उनको खुद ही, वो तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, उनसे ज्यादा बढ़कर कौन है, वो तो जाके सीधे पहुंच जाते हैं। मिस्टर मोदी क्या कह रहे हैं, इतनी हिम्मत तो किसी की नहीं होती जितना वो आगे बिल्कुल जाके लगाते हैं एकदम से। इतनी हिम्मत तो भाई हमारे यहाँ देखिए 4 पिलर हैं एक्चुअली इस देश को चलाने वाले। पहला पिलर देखो, एक तरफ से देखो कितना फंसा हुआ देश है। आदमी कहता है कुछ, कभी बुराई करता थोड़ा अच्छा नहीं लगता। इस देश से अच्छी कल्पना तो कहीं है ही। देखिए कैसे इंसान किससे डर रहा है, पुलिस प्रशासन से। पुलिस प्रशासन किससे डर रही है, नेताओं से। और नेता किससे डर रहे हैं, इंसानों से, पब्लिक से। तो कैसे फंसा है नहीं आदमी एकदम। अब देखिए कोई आपके लिए, आपकी चुनी हुई सरकार जिसको आप चुनते हो, वो आपके लिए लॉ बनाती है। भाई गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट तो लॉ मेकर है ना। अब वो लॉ जो बन गया वो आपको एग्जीक्यूट कौन कराएगा, एग्जीक्यूटिव कराएंगे, ऑफिसर्स कराएंगे, प्रशासन कराएगा। अब अगर जो एग्जीक्यूट करने में दिक्कत करेगा उसके लिए जुडिशरी बैठी हुई है, उसको सजा देगी। और अगर इनमें से कोई आदमी ढंग से काम नहीं कर रहा है, इधर उधर कर रहा है, मन नहीं लग रहा है, तो उसको कौन करेगा, सजा देने के लिए जुडिशरी बैठी है। और उसको जो आदमी मन से काम नहीं कर रहा उसको दिखाने के लिए मीडिया बैठी है। तो कितना अच्छा 4 पिलर पे हमारा देश टिका हुआ। तो बहुत अच्छा जो मतलब प्रारूप है वो बहुत अच्छा है। उसको कैसे आप इंप्लीमेंट कर पाते हो ये वक्त है। भाई कोई पीछे लगातार बोल रहा है तो प्लीज भाई बात क्लास में बात करोगे तो थोड़ा सा आवाज आती है गलत बात, आप रुक के बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं लोग। ठीक, तो आकाशीय पिंड में सबसे पहले हेडिंग डालेंगे गैलेक्सी, आकाशगंगा। लिखिए गैलेक्सी, आकाशगंगा। इसमें जो डेटा है, फैक्ट है, उसको थोड़ा अच्छे से लिख लेना। देखिए ये तारों का एक पुंज है, बंच ऑफ स्टार्स हैं। ये तारों का एक पुंज है, बंच ऑफ स्टार है। तारों का एक पुंज है, बंच ऑफ स्टार है, बंच ऑफ स्टार है। यूनिवर्स में ब्रह्मांड में यूनिवर्स में 10,000 मिलियन आकाशगंगाएं हैं। यूनिवर्स में 10,000 मिलियन, 10,000 मिलियन आकाशगंगाएं हैं। 10,000 मिलियन आकाशगंगाएं हैं। और प्रत्येक आकाशगंगा में 1 लाख मिलियन स्टार हैं। और प्रत्येक आकाशगंगा में 1 लाख मिलियन स्टार हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में 1 लाख मिलियन स्टार हैं। सोचो 1 लाख मिलियन, प्रत्येक आकाशगंगा में 1 लाख मिलियन स्टार हैं। स्टार तो आपने देखे होंगे, कभी बरसात में आप ग्रामीण इलाकों में चले जाओ, शहर में थोड़ा पोल्यूशन होता है, कभी ग्रामीण इलाके में चले जाइए और बारिश जब बढ़िया हुई हो, उसके बाद जब आसमान खुला हो, तब आप उसको देखो कैसे चादर सी बिछी आपको दिखती है। शायद देखी होगी सब, ठीक है। तो आपने देखी कि नहीं देखी, क्योंकि कभी गौर करना, कभी जब ग्रामीण इलाकों में जाना और पानी वर्षा हो बढ़िया सा, तब देखिए, क्योंकि आसमान साफ हो जाता है, डस्ट पार्टिकल नहीं होते वहां, इस समय हर चीज बहुत अच्छे से दिखती है। तो इतना स्टार आपको दिखता है, वो हमारी गैलेक्सी आपको दिखती है। कौन सी गैलेक्सी दिखती है? तो हमारी जो गैलेक्सी है वो कैसी है? गैलेक्सी का नाम क्या है? एरावत, मिल्की वे। और कैसी है?
तस्तरी के आकार की संरचना है, प्लेट के आकार की संरचना है, और बीच का भाग क्या है? हॉलो है। नोट कर लो इसको, नोट कर लो, लिखिए लिखिए पृथ्वी, इसी लिखिए पृथ्वी, ऐरावत पथ, मिल्की वे, आकाश गंगा का हिस्सा है। पृथ्वी, ऐरावत पथ, मिल्की वे, आकाश गंगा का हिस्सा है। मिल्की वे आकाश गंगा का हिस्सा है। मिल्की वे आकाश गंगा का हिस्सा है, हिस्सा है, ऐरावत पथ का हिस्सा है। ये तस्तरी के आकार की संरचना है, प्लेट के आकार की संरचना है। ये प्लेट के आकार की संरचना है, प्लेट स्ट्रक्चर है, प्लेट के आकार की संरचना है। इसका बीच का भाग हॉलो है। इसका बीच का भाग हॉलो, यानी बीच में स्टार बहुत कम है, किनारे किनारे बहुत ज्यादा है। इसका बीच का भाग हॉलो है, बीच का भाग हॉलो है। ठीक है, ठीक। तो 10,000 बिलियन आकाश गंगाएं हैं, उसका एक हमारी पृथ्वी है, ठीक है, बीच का भाग हॉलो है। ठीक, अब पहली हेडिंग डालेंगे, जो दूसरी बॉडीज की बात हमने की थी, अदर बॉडीज क्या हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे निहारिका। नाम सुना है कभी? नेबुला, निहारिका, नेबुलाई, निहारिका, नेबुलाई, निहारिका, निहारिका। लिखिए, ये एक अत्यधिक चमकीला आकाशीय पिंड है। ये एक अत्यधिक चमकीला आकाशीय पिंड है, अत्यधिक चमकीला आकाशीय पिंड है, जो गैसेस से मिलकर बना है, जो गैसेस से मिलकर बना है। अत्यधिक चमकीला आकाशीय पिंड है जो गैसेस से मिलकर बना है, गैसों से मिलकर बना है, गैसों से मिलकर बना है, मिलकर बना है। इंपॉर्टेंट डाल पे लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए। ओरियन निहारिका ऐरावत पथ में स्थित है। ओरियन निहारिका ऐरावत पथ में स्थित है। ओरियन निहारिका, ओरियन नेबुलाई ऐरावत पथ में स्थित है, मिल्की वे में स्थित है, मिल्की वे में प्रेजेंट है, स्थित है। अब समझो क्वेश्चन क्या बनेगा। पहले तो निहारिका किसे कहते हैं, फिर ओरियन निहारिका कहां है, या मिल्की वे में कौन सी निहारिका स्थित है? ओरियन। ठीक है, अच्छा अब निहारिका है क्या? अभी थोड़े दिन में अपने यहाँ जब प्रोजेक्टर लग जाएगा, लगेगा। आज हम अभी गए थे, कल आप लोग क्लास में मैम नहीं आई थी, हमारी कोऑर्डिनेटर मैम कल आई थी, उस वाले क्लास में पहुंची थी। जो बच्चे वहां पर थे, वहां पे कोई बच्चा था? आई थी कि नहीं आई थी? तो अभी हमको बुलाया था। एक्चुअली आप देखा होगा कुछ लोगों ने, हम आए, गाड़ी घुमाई, अंदर लाए, फिर वापस ले। तो एक्चुअली उनका फोन आ गया कि नहीं आप तुरंत आइए, कुछ बात करनी है। तो मैं गया उनके पास, तो उन्होंने आज सारा सब लिख के पूरा वो बनवाया, साइन करवाया। तो उसमें है कि लैपटॉप होने चाहिए, प्रोजेक्टर होने चाहिए, और ये डिजिटल होना चाहिए, जो जिस पे बैठ के हम पढ़ाते हैं, तो उसमें डिजिटल में ही पूरा आ जाएगा। तो वो सारी चीजें भी लगने वाली हैं। तो 4-5 दिन में हर काम होने को कुछ समय लगता है। ठीक है, तो जगजीत की गजल, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। तो चूंकि अब सब धीरे धीरे हर चीज हो रही है, वक्त लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे मुख्यमंत्री जी की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। फटाफट इसके लिए ऑफिस बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, इतने ऑफिसर्स बराबर देखिए आ रहे हैं, जा रहे हैं, जबकि ऑफिसर्स के बाद बहुत कमी होती है, समय की बहुत कमी होती है। आप देखते हो, जिनके घर में कोई होगा वो जानते होंगे, बहुत कमी होती है। हमारी माँ ऑफिसर रही, मैं तो देखता कितना बिजी रहती थी, रात रात में भी काम होते थे। ठीक, कोई रिपोर्ट बना के भेजनी है तो उसको रिपोर्ट को पूरा चेक करना, बना के तो दे दिया, उसको आप देखो तब भेजो, बड़ा वक्त, बड़ा काम रहता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। लेकिन इसके बाद वो आप लोगों को, हम लोगों को टाइम दे रहे हैं। दूसरा, हर सैटरडे को ऑफिसर सेशन होना है। हर सैटरडे को क्या होना है? अब जैसे अभी तक शुरू में 2 दिन ऑफिसर सेशन था, अब हर सैटरडे ऑफिसर सेशन होगा। और सैटरडे को क्या हुआ करेगा, एक क्लास लगा करेगी, जीएस लगा क्या करेंगे, देन उसके बाद ऑफिसर सेशन होगा, टेस्ट होगा, ये सब चीजें होंगी। ठीक है, तो वो जो भी हफ्ते भर में चलेगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, पूरा तो विधि विधान से, और उनसे हमको एनर्जी मिलती है। ऑफिसर से हमको क्या मिलती है? एनर्जी। तो जब वो आएंगे तो आप थोड़ा सा प्लस चार्ज हो जाएंगे कि हमें भी अब ऐसे बनना है। ये लगता है ना, सराउंडिंग जब अच्छी हो तो उसी तरह से बनने का मन भी करता है। ठीक है, अब शराबियों के बीच में आदमी बैठेगा, कितने दिन नहीं पिएगा, कितने दिन नहीं पिएगा। सोचो भाई, सराउंडिंग है, जैसी सराउंडिंग लोगे वैसे ही बनोगे, ये कहा भी जाता है ना। तो जैसी आपकी संगत कुछ इस तरह की है चौपाई, तो वैसे ही सब कुछ होगा। तो अब संगत, वो संगत जो हम लोगों को नहीं मिल सकती थी। अच्छा बताइए, एक आम बच्चा अधिकारियों से कैसे मिल सकता है, उनसे बैठ के कैसे बात कर सकता है, उनसे कैसे इंटरेक्ट कर सकता है? तो वो संगत माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको दी है कि भाई आपके बीच में अधिकारी आएगा, अब आप उससे इंटरेक्ट करो, खूब जम के करो। ऐसे तो नहीं जा सकते हम, बात जाएंगे तो भाई बताओ क्या काम,
अब आप कहो तो नहीं, हम तो 15 मिनट से बात करना चाहते हैं, इस तरह ऐसे ही तो कहेंगे बेटा तुम बैठो, कहो तो ये कहते हैं बाहर जाओ, नहीं कहो तो ये कहते हैं कि भैया बैठो, जब समय होगा तो इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति बिजी है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ऐसा आपको मौका मिल रहा है। ठीक, उसका खूब यूज करो, भरपूर मजा लो उसका। आगे बढ़ते हैं, निहार के बाद हेडिंग डालेंगे तारामंडल, कॉन्स्टलेशन। कल थोड़ा सा मैंने बताया भी था, तारामंडल कॉन्स्टलेशंस, तारामंडल कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन। अच्छा, बच्चों को, जो बच्चे इसको देखेंगे लाइव, उनको बता दे रहे हैं आज यहाँ पर लाइट की प्रॉब्लम है, तो इसलिए आपको बोर्ड अच्छा नहीं दिख रहा होगा, चीजें नहीं दिख रही होगी, तो वो इस पर ये समझ लें कि आज मजबूरी है, इस वजह से नहीं दिख रही, तो माफी चाहते हैं मुझसे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्लीज। वो नहीं समझ सकते कि क्यों इतना खराब आ रहा है, इसलिए बता दिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कॉन्स्टलेशन किसे कहते हैं? तो कल आपके एक शायद क्लास में नहीं डिस्कस हुआ था, उधर वाले क्लास में मैंने कॉन्स्टलेशन थोड़ा सा डिस्कस किया था। तारामंडल, सवेरे सवेरे न्यूज़पेपर आपके घर में आता है, उसमें जोडिक साइंस आते हैं, क्या बोलते हैं उनको, राशिफल। अब आदमी अपनी अपनी राशिफल पढ़ता, भाई मेरे में क्या निकला, तो लिखा धन की प्राप्तियों के धन कोई ले गया, ठीक है, आज ऐसा होगा, आज वैसा होगा, और उसमें एक्यूरेसी बड़ी कम होती है, उसमें एक्यूरेसी बहुत कम होती है। कुछ लोग साथ शायद मैच करता हो, अदरवाइज एक्यूरेसी हमें तो नहीं लगती उसमें होती है, लेकिन लोग पढ़ते हैं, निकलता है, पढ़ते हैं तभी तो निकलता है, ना पढ़ते होते तो शायद ना निकल रहा होता। ठीक है, क्योंकि बेवजह कोई चीज सालों से नहीं हो सकती। अब आप सुनो, इसको सुनो। हम जब कोई भी मीडियम नहीं था, जब बड़े बड़े टेलीस्कोप नहीं थे, जब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी, उस समय, आर्यभट्ट के समय, उस समय एंशिएंट पीरियड में नेकेड आइज से जो बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग थे, उन्होंने नेकेड आइज से कॉन्स्टलेशंस को देखा। आप में से शायद किसी ने भी नहीं देखा होगा, उन लोगों ने देखा, और नेकेड आइज से कॉन्स्टलेशन को देखा, विदाउट एनी मीडियम। नेकेड आइज का मतलब होता है देखा, और देख के कितने तारामंडल खोजे, 12। उन्हीं के नाम से आपका वर्गो है, पाइसेस है, स्कॉर्पियो है, वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है, लियो है, सब निकलता है, तो वो आपके आते हैं। लेकिन आज जब हमारे पास मीडियम आ गया, तो कितने हो गए, 89 कॉन्स्टलेशन खोजे जा चुके हैं, और बराबर इनकी संख्या बढ़ रही है, कंटिन्यू गोइंग ऑन अप, ठीक है, ऊपर जा रही है बराबर, तो इनकी संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब समझ गए एक्यूरेसी क्यों नहीं है? अगर आज 89 आपके जो है जोडिक साइन बना दिए जाए, तो शायद एक्यूरेसी और। चलिए आगे बढ़ते हैं हम प्लीज। तो कॉन्स्टलेशंस को नोट करेंगे, प्लीज नोट करें। ये तारों के समूह है, बंच ऑफ स्टार्स हैं, ये तारों के समूह हैं, बंच ऑफ स्टार हैं, जो कि ये तारों के समूह हैं, बंच ऑफ स्टार हैं, जो कि अलग अलग रूप प्रदर्शित करते हैं, जो कि अलग अलग इमेज रिफ्लेक्ट करते हैं, जो कि अलग अलग रूप प्रदर्शित करते हैं, अलग अलग इमेज रिफ्लेक्ट करते हैं, अलग अलग इमेज रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। लिखिए, हम भारत से छोटा सप्तऋषि, बड़ा सप्तऋषि, छोटा सप्तऋषि, बड़ा सप्तऋषि नॉर्मली देखा जाता है। भारत से छोटा सप्तऋषि, बड़ा सप्तऋषि नॉर्मली देखा जाता है, नॉर्मली देखा जाता है, ठीक है, देखा जाता है। इनकी संख्या अब 89 हो गई है, कॉन्स्टलेशंस की संख्या अब 89 हो गई है, कॉन्स्टलेशन की संख्या अब 89 हो गई है, 89 हो गई है। सबसे बड़ा तारामंडल, सबसे बड़ा कॉन्स्टलेशन हाइड्रा है, सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है, सबसे बड़ा कॉन्स्टलेशन हाइड्रा है, सबसे बड़ा कॉन्स्टलेशन, सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है, हाइड्रा है। और बाकी तुमने नाम ही लिया, आपको बहुत सारे हैं, ठीक है, आपने देखे भी होंगे, और हिंदी में बोलते हैं शायद मेष, कन्या, मीन, ऐसे बोलते हैं। तो ये बहुत सारे जो हैं इस तरह से हैं आपके, तो ये आपके कॉन्स्टलेशंस हैं। अब थोड़ा सा और समझो इसको। कभी जो है गांव वगैरह जाना, ग्रामीण इलाकों में, गांव का मतलब जहां पे वातावरण साफ, गांव का मतलब जहां वातावरण साफ। शहरों में इसलिए नहीं है, हजारों लाखों की संख्या में गाड़ियां दौड़ रही, कानपुर इतना बड़ा महानगर है। अब सोचिए कितनी गाड़ियां, कितने व्हीकल्स, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, बसें, कारें, कितनी फैक्ट्रियां सब चल रही हैं। अब ये
लेयर ऊपर जम गई धुएं की, तो अब उसको पार करके कॉन्स्टलेशंस को देख पाना थोड़ा मुश्किल है। हम लोग अगर अपने यहाँ से देखते हैं कभी तारे वारे तो 2 ही 4 दिखते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं दिखते। जो बहुत ज्यादा ब्राइट चमकते हैं वही दिख रहा है ऐसे। तो जब आप किसी ग्रामीण इलाके में जाओगे जहाँ वातावरण बड़ा साफ हो और कहीं पानी वाला ना बरसा हो तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, तो आपको बहुत सारे तारे दिखेंगे। अब उनमें आप इमेज देखने की कोशिश करो। तो जहां हम रह रहे हैं इंडिया में, हमारे यहाँ से छोटा सप्तऋषि और बड़ा सप्तऋषि तो नॉर्मली दिखता है, और शायद सबने देखा भी होगा। कितने लोगों ने देखा? वेरी गुड। अच्छा, आप लोगों ने नहीं देखा? बाकी लोग दिखता है, बहुत नॉर्मल दिखता है। वो कैसे दिखता है ये मैं दिखा देता हूँ। ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है, देखा हो, ठीक है। तो ये बहुत नॉर्मली दिखता है, नेकेड ऐसे हम लोग देख लेते हैं। तो ये मैंने इसलिए बताया कि आप ऐसे ऐसे देख के आप कॉन्स्टेलेशन को पहचान सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं बड़ा सप्तऋषि, इसी तरह से होता है छोटा सप्तऋषि। प्लेटियन से आते हैं ना, प्लेटियस भी तो बोलते हैं इसे, सप्तऋषि को ही। हाँ, कुछ बोलते होंगे, ठीक, मुझे नहीं नाम मालूम इसका। तो इसको इस तरह से बोलते हैं, और ये इस तरह से बहुत सारे इमेजेस दिखते हैं, बोलते होंगे हम, आई डोंट नो बेटा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे दिखते हैं, ठीक, समझे कि नहीं समझे? तो इसी तरह से जितने कॉन्स्टेलेशन में जो इमेजेस आती है, जैसे किसी में लड़की जैसी इमेजेस दिख रही है, 2 कन्या हो गई, ठीक है। किसी में फिश जैसी दिख रही है, पाइसेस हो गई ऐसे। तो अलग अलग, किसी में स्कॉर्पियो जैसी दिखती है तो वो स्कॉर्पियो हो गया, ठीक है, ऐसे होता है। स्कॉर्पियो क्या बोलते हैं हिंदी में? वृश्चिक राशि हो गई। तो इस तरह से ये जो कॉन्स्टेलेशन है, इससे सारी चीजें ली गई, ठीक है, इनसे सारी चीजें ली गई। आगे बढ़ते हैं लोग प्लीज। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, सबसे बड़ा हाइड्रा है, ध्यान रखिएगा। अब लिखेंगे क्वेसर। क्वेसर स्पेलिंग बोलते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों क्वेसर लिखिए। क्वेसर, QUASORS, QUASORS, क्वेसर्स, क्वेसर्स, ठीक है, क्वेसर्स। अब समझो, इस पूरे यूनिवर्स में अगर सबसे ज्यादा चमकीला कोई प्लेनेट है या कोई भी बॉडी है, सबसे ज्यादा चमकीली, प्लेनेट कहना थोड़ा गलत हो जाएगा, सबसे ज्यादा चमकीली अगर कोई बॉडी है तो वह है क्वेसर। एनर्जी लेवल इतना ज्यादा है कि वो बहुत ज्यादा एनर्जी की वजह से क्या करता है? मूवमेंट करता है, ऐसे, ठीक, मूवमेंट करता है, साथ में आवाज भी करता है, ऐसे। इतना ज्यादा एनर्जी लेवल है, और ल्यूमिनिसिटी इतनी ज्यादा है जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतनी ज्यादा ल्यूमिनिसिटी है, ठीक है। हमारे सन की ल्यूमिनिसिटी कितनी है सोचिए, सन का चमकीलापन कितना है, उससे मल्टी टाइम्स, लाखों गुना ज्यादा, करोड़ों गुना ज्यादा किसका है? क्वेसर का, ठीक है। तो एक ऐसी बॉडी भी है, ठीक, तारा नहीं, तारा नहीं है, तारा नहीं कह सकते उसको, ठीक है, हाँ, एक इस तरह की बॉडी है। तो उसको थोड़ा सा नोट करेंगे प्लीज। क्वेसर नोट करिए, ये वो आकाशीय पिंड है जो आकाश गंगा में गैलेक्सी से छोटा होता है। ये वो आकाशीय पिंड है जो आकाश गंगा में गैलेक्सी से छोटा होता है, आकाश गंगा में गैलेक्सी से छोटा होता है। लेकिन एनर्जी लेवल इसमें, लेकिन इसका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होता है, इसका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होता है, टू मच एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होता है। 1962 में, 1962 में, 1962 में एक क्वेसर खोजा गया, 1962 में एक क्वेसर को खोजा गया, एक क्वेसर को खोजा गया, या कह सकते हैं पहली बार क्वेसर के बारे में हम लोग जाने, ठीक है, इसको ऐसे पहला क्वेसर खोजा गया। और 1983 में, और 1983 में, और 1983 में, 1983 में एक ऐसे क्वेसर की खोज हुई, एक ऐसे क्वेसर की खोज हुई, 1983 में एक ऐसे क्वेसर की खोज हुई जिसकी ल्यूमिनिसिटी, एक ऐसे क्वेसर की खोज हुई जिसकी ल्यूमिनिसिटी, जिसकी ल्यूमिनिसिटी, एक ऐसे क्वेसर की खोज हुई जिसकी ल्यूमिनिसिटी 1.1 into 10 की पावर 15, जिसकी ल्यूमिनिसिटी 1.1 into 10 की पावर 15 टाइम्स, 1.1 into 10 की पावर 15 टाइम्स सन से अधिक थी। इमेज करो, इमेजिनेशन करो, सोचो, 1.1 into 10 की पावर 15 टाइम्स सन से अधिक थी, इतनी जबरदस्त ल्यूमिनिसिटी थी इसकी, समझिए आप इस बात को, ठीक है। तो ये क्वेसर खोजा गया। देखिए, क्वेसर
बहुत अधिक एनर्जी होने की वजह से, क्वेसर बहुत अधिक एनर्जी होने की वजह से साउंड क्रिएट करता है। क्वेसर बहुत ज्यादा एनर्जी होने की वजह से साउंड क्रिएट करता है, साउंड क्रिएट करता है। उस पर डाल के देख लेना YouTube पे तो आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, तमाम आ जाएंगे, वीडियो खुल जाएंगे, कोई ना कोई देख लेना अपना एक दो वीडियो। हिंदी में कंफर्ट हो तो हिंदी में देख लेना, इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में देख लेना, ठीक है। इसको बोलते हैं क्वेसर, ठीक। तो सोचिए हमारा सन इतना ज्यादा ल्यूमिनिसिटी है उसकी, और उससे मल्टी टाइम्स ज्यादा, ये तो शायद करोड़ों गुना ज्यादा हो गया, अरबों गुना, इतना ज्यादा इसकी ल्यूमिनिसिटी है, समझिए इतना ज्यादा एनर्जी लेवल, ठीक है। होता है कुछ लोगों में एनर्जी लेवल ज्यादा होता है नहीं होता? एनर्जी लेवल अच्छा होना अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन उसको सही जगह यूटिलाइज करना चाहिए, उसको यूटिलाइजेशन उसका बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपके अंदर एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है, नहीं अर्थ से इतनी दूर है कि यहाँ तक कुछ नहीं आता, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। अर्थ के आसपास होता तो शायद हम लोग ना हो। हाँ बिल्कुल हो रही, बिल्कुल हो रही, लेकिन वो इतनी दूर है कि हम तक आ नहीं रही, बिल्कुल हो वही रहा, चीज वही है। अब उसमें हाइड्रोजन बर्न हो रही है। देखिए एनर्जी के बहुत सारे सोर्सेस हैं, फ्यूल है, डीजल, पेट्रोल, ठीक है, आपका मिट्टी का तेल और कैरोसिन और तमाम और चीजें। दूसरा आपका एनर्जी का सोर्स कोल है, एनर्जी का सोर्स हाइड्रोजन है, एनर्जी का सोर्स दूसरी अदर गैसेस हैं, एनर्जी का सोर्स आपका जो है यूरेनियम है, वगैरह वगैरह है। अब वहां किस वजह से एनर्जी निकल रही है ये अभी नहीं पता। जैसे सन का हमको पता है हाइड्रोजन बर्न हो रही है, समझ गए, लेकिन वहां कैसे हो रही है ये अभी हम लोग नहीं जानते, मतलब यहां तक डिस्कवरी नहीं पहुंची, लेकिन वो हमसे इतने टाइम्स ज्यादा है ये कंफर्म है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं प्लीज। अगली हेडिंग डालेंगे बेटा, सैटेलाइट तो लिखने की जरूरत है नहीं, आप लोगों को पता है। आगे लिखेंगे एस्ट्रॉइड, क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड क्षुद्र ग्रह, ठीक है। क्षुद्र मतलब होता है बहुत छोटा, क्षुद्र, ठीक है। एक बचपन में जब छोटे थे तो एक लाइन पढ़ी थी, क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित नूपुर सबद रसाल बसे मेरे नैनन में नंदलाल, कुछ ऐसा था एक लाइन, हल्की है वगैरह वगैरह, और वो बड़ी सुंदर लग रही है, कुछ ऐसा व्याख्या किया गया है भगवान के लिए, भगवान श्री कृष्ण भगवान के लिए। हाँ बिल्कुल सर। तो हम लोगों में हिंदू धर्म से ज्यादा कंफर्ट धर्म दुनिया में नहीं है। हमारे यहाँ देवी देवता भी बहुत हैं, अपने कंफर्ट के हिसाब से आप पूज लीजिए। तो बेटा हिंदू धर्म की जितनी ज्यादा आप मतलब तारीफ कर सकते हो उतनी कर सकते हो, इतना कंफर्ट दुनिया में नहीं है, ठीक है भाई। कोई दूसरी धर्म का बच्चा हो तो मैं माफी चाहता हूँ, बुरा ना माने मत, मैं जिस धर्म का हूँ उसकी तो थोड़ी सी मैं बड़ाई करूंगा, मैं उसमें जन्मा हूँ और मुझे नाज है कि मैं हिंदू हूँ और मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूँ, चलो। और हमें लगता है आप लोगों को भी इस तरह का नाज होना चाहिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग प्लीज। तो वो हम लोग एस्ट्रॉइड को लिखने जा रहे हैं, क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड, ठीक। तो एक पॉइंट इसमें नोट करें, सबसे पहले ये छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं, ये छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो चंद्रमा से बहुत छोटे होते हैं, ये छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो चंद्रमा से बहुत छोटे होते हैं, जो चंद्रमा से बहुत छोटे होते हैं, और ये मंगल और बृहस्पति के बीच एक बेल्ट में स्थित हैं, और ये मंगल और बृहस्पति के बीच एक बेल्ट में स्थित हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच इनकी एक बेल्ट बनी हुई है, मंगल और बृहस्पति के बीच एक बेल्ट में स्थित हैं, बेल्ट में स्थित हैं, और इनकी संख्या 45,000 है, और इनकी संख्या 45,000 है। एक बेल्ट में स्थित हैं और इनकी संख्या 45,000 है, 45,000 है, इनकी संख्या 45,000 है, 45,000 है। यहां तक लिख लिया। तो इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, इनकी संख्या कितनी है 45,000, कहां स्थित हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित हैं, ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच में स्थित है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसको नोट करो, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह
सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह फोरवेस्टा है। सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह फोरवेस्टा है। फोरवेस्टा, चार वेस्टा है सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह। हिंदी में लिखना लिख लो चार वेस्टा, इंग्लिश में लिख लो फोरवेस्टा। सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह फोरवेस्टा है जिसको अर्थ से देखा जा सकता है। जिसको अर्थ से देखा जा सकता है। ये चंद्रमा से छोटा है। जिसको अर्थ से देखा जा सकता है, ये चंद्रमा से छोटा है। अच्छा, बाकी को मीडियम के साथ भी नहीं देख सकते आप, विद मीडियम भी नहीं देख सकते। ये एक ऐसा है जिसको विद मीडियम देख सकते हैं, नेकेड आई से नहीं। नेकेड आई का मतलब है ऐसे, अगर आपको देखना है तो आप इसको टेलीस्कोप से देख सकते हैं इस ग्रह को। तो ये फोरवेस्टा है, चंद्रमा से कुछ छोटा है और ये मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है, सबसे बड़ा है। ये अक्सर पूछा जाता है कि एस्ट्रॉइड में सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड कौन सा है? चार वेस्टा। कहां पर एग्जिस्ट करता है? मंगल और बृहस्पति के बीच। ठीक है, इस बेल्ट में कितने एस्ट्रॉइड हैं? 45,000 एस्ट्रॉइड है। ठीक है, याद रहेगा? दो चार बार रिवीजन कर लोगे, कभी नहीं भूलोगे। ठीक, अगली हेडिंग डालेंगे उल्का पिंड मिटियोर्स। उल्का पिंड मिटियोर्स। उल्का पिंड मिटियोर्स पता होगा, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझा देते हैं। सबसे पहले एक जर्नल परसेप्शन है क्या, रात में एक टूटा हुआ तारा दिखा, कुछ लोग उससे विश मांग लेते हैं। विश थोड़ी अच्छी मांगनी चाहिए, विश का सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। भाई मैं थोड़ा ईश्वर को मानता हूँ, तो हमारे गुरु जी हैं, वो बहुत आध्यात्मिक हैं, तो वो तमाम चीजें बताते हैं। तो एक दिन कहने लगे हमसे, बड़ी अच्छी बात बताई, इसलिए आपको शेयर कर रहे हैं। बोले कि अच्छा अतुल ये बताओ कि अगर तुम किसी को मैसेज भेजोगे या किसी को फोन करोगे क्या जल्दी पहुंचेगा? तो हमने कहा ऑब्वियसली गुरुजी मैसेज जल्दी पहुंच जाएगा, फोन में तो टाइम लगेगा। तो बोले कि किसी के बारे में, किसी के साथ बुरा करो या बुरा सोचो, तो बुरा सोचना ज्यादा बुरा है बुरा करने से। तो किसी के बारे में कभी गलत सोचो भी नहीं। तो उनकी ये बात याद है, इसलिए कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, चाहे मेरा दुश्मन क्यों हो। ठीक है, परमात्मा ने उसको पैदा किया है तो उसकी भी इस सृष्टि को जरूरत है, उसकी भी इस सृष्टि की जरूरत है। परमात्मा ने किसी को ऐसे बनाया ही नहीं, कुछ ना कुछ उससे मिल रहा है। कभी कभी आप ठीक है, हर कोई अच्छा बने, अच्छी बात है, लेकिन भगवान ने जो किया सब ठीक किया। चलिए, बिग बॉस ने जो किया सब ठीक किया, बिग बॉस। अच्छा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कि एक टूटा हुआ तारा आपको दिखा, और वो या तो आपने यहां से देखा होगा, हम लोग वहां पे बैठे हैं। हम लोग सबसे पहले इस बात को समझना, अक्षांश और देशांतर, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। तो सबसे पहले आप इस चीज को पहले बता दें आपको कि जो हमारा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा, वहां से 640 किलोमीटर और नीचे से इक्वेटर लाइन निकलती है, भूमध्य रेखा। ठीक है, उससे 640 किलोमीटर और नीचे से निकलती है। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर लाइन की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे हम पोल से दूर होते जाएंगे। जैसे जैसे हम इक्वेटर लाइन से दूर होंगे वैसे वैसे हम पोल के नजदीक आएंगे। तो हमको जो है, जो भी आप एस्ट्रॉइड मेटियोर्स दिखेगा, वो या तो यूं जाता दिखेगा या यूं जाता दिखेगा, या यूं जाता दिखेगा या यूं जाता दिखेगा। बताओ ईमानदारी से, किसी ने कभी ऐसे खोपड़ी पे आते देखा? हंसने वाली बात नहीं, बताओ, उसको शेयर करो मेरे साथ। किसी ने ऐसे देखा कि ऊपर आ रहा है, आपने यूं देखा होगा। क्यों ऐसा देखा आपने? पहले तो इसको समझो। वो इस तरह से इसलिए चलता है क्योंकि हम लोग इक्वेटर लाइन के पास हैं। जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ने लगेंगे वो हमको अपनी तरफ आता दिखेगा, समझना। और अगर हम पोल पे पहुंच जाएंगे तो हमको सर पर आता दिखेगा। ठीक है, ये जो पिंड हैं, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल हैं, इनका वजन 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000, लाख, 2 लाख किलो हो सकता है, कितना भी हो सकता है। ठीक, इसका लिए कोई फिक्स नहीं है इन बॉडी कितनी बड़ी होगी। अब ये बॉडीज बनी किसकी हैं? ये बॉडीज बनी हुई हैं डस्ट पार्टिकल की। और माचिस की टिप किसकी बनी होती है? फास्फोरस। तो ये जो बॉडीज बनी है इसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत
ज्यादा है। और अभी हम जब आपको एटमॉस्फेयर पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि जैसे हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें फ्रिक्शन की वजह से ये जलता है। तो जो एटमॉस्फेयर का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा है, सबसे ऊपर, उसका टेम्परेचर 1700 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर निकल जाता है, 1700 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर होता है। तो जैसे ही वो वहां से अंदर एंट्री करते हैं एटमॉस्फेयर में, वो एकदम से बहुत तेजी से फ्रिक्शन से जलते चले जाते हैं। और जलते 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 अगर उनकी राख जो है, राख में बदल गए, पूरे जल गए, तो उनकी राख जो है पोल पर गिरती है। और अगर पूरे नहीं जल पाए तो जितना रह गया उतना हिस्सा पूरी ताकत से आता है और वहां पर तो बर्फ जमी हुई है दोनों पोल पर, ठीक है, उस बर्फ में टकराते हुए बर्फ के अंदर समा जाता है और जब बर्फ गिरती है तो सॉकर का काम करती है, भूकंप वगैरह नहीं आते। अगर ये मेटियोर्स यहां गिरने लगे तो पता चला गुरुदेव पैलेस पे चल गिर गया, 100 लोग मर गए, कहीं सब्जी मंडी में गया तो और आ गया। सोच के देखो, तो भगवान ने जो बनाया बहुत सिस्टम से बनाया, तो वो यहां नहीं गिरेंगे, वो कहां गिरेंगे? पोल पर। क्यों गिरेंगे पोल पर? बात आती है क्योंकि पोल की ग्रेविटी सबसे ज्यादा है। तो ग्रेविटी ज्यादा होने की वजह से वो वहां की तरफ क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं और वो अपनी रास्ता बदलते हुए अट्रैक्ट होते हुए कहां पहुंचते हैं? पोल पर पहुंचते हैं और पोल पर गिरते हैं। तो सबसे पहले तो कि कोई टूटे हुए तारे नहीं होते। क्यों? सुनो, हमारा जो स्टार है सन, हमारा स्टार क्या है? सन, हमारा मतलब हमारे अर्थ का, तो हमारा जो स्टार सन है, सन अर्थ से 109 टाइम्स बड़ा है, 109 गुना बड़ा है। अब सोचो वो टूट के अगर पृथ्वी पे गिर जाए तो वो स्थिति होगी कि स्कूटी के ऊपर 10 टायर ट्रक गिर गया, मोरंग से भरा हुआ है, गिट्टी से भरा हुआ पूरा ओवरलोड, क्या स्थिति होगी? तो पृथ्वी पे कोई टूटा हुआ तारा नहीं गिरता। ये छोटे छोटे मेटियोर्स हैं जो आते रहते हैं और गिरते रहते हैं और इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। कभी कभी इनकी बारिश भी होती है, कभी शायद पढ़ा हो, कभी निकला कि आज जो है बारिश होगी, आज इस इलाके में बहुत सारे मेटियोर्स दिखेंगे। क्यों? कोई बहुत बड़ा बंच मेटियोर्स आ रहा, छोटे 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 तमाम सा, और वो जिस इलाके में एंट्री करेंगे, मान लीजिए 1 लाख की संख्या में आ रहे हैं, तो लाइन से एंट्री करते जाएंगे बंच में, कभी कभी 100 200 500 एक साथ करेंगे, कभी कभी 1000 करेंगे, कभी कभी 2 4 5 करेंगे, तो वो बहुत देर तक आपको जलते हुए दिखेंगे। तो एक मेटियोर्स की बारिश हो रही है, या एक बार घटना मैंने पढ़ी है, पेपर में आई थी, अपने यहाँ नहीं हुई थी, कहीं दूसरी जगह पे हुई थी। इस अर्थ पे पूरा अर्थ है, कहीं ना कहीं से दिख रहा है, जैसे हम लोग फुल मून देखते हैं वो सबसे दिखता है, लेकिन जो ग्रहण पड़ते हैं वो जरूरी नहीं कि आप यहाँ से पूरा देखें, कहीं ना कहीं से पूरा दिखता है, ठीक है। ये चीज तो समझ गए कि नहीं मेटियोर्स को? अब नोट कर लो। इन्हें उल्का पिंड कहते हैं, इन्हें उल्का पिंड कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं, मेटियोर्स कहते हैं, ठीक है, कहते हैं ये जब क्या मैं समझ नहीं पाया, कुछ गलती हुई क्या? मेटियोर्स उल्का पिंड हेडिंग पढ़ी है, उसी में तो लिखा है बेटा, वहां से एक दो बोलो तो मैं समझ पाऊंगा। अभी स्टार्ट नहीं किया था आपने लिखा ना, और आपने पहली लाइन बोल दी कि इन्हें उल्का पिंड कहते हैं। ओके 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 ओके, सॉरी सर, ठीक है, हम नहीं समझ पाए, हमने सोचा समझा दिया, मैंने, माफ करिएगा। चलिए लिख लीजिए प्लीज। देखिए, यूनिवर्स में छोटे छोटे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं, यूनिवर्स में छोटे छोटे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं जो फ्री होकर यूनिवर्स में घूमते रहते हैं, जो फ्री होकर यूनिवर्स में घूमते रहते हैं, जो फ्री होकर यूनिवर्स में घूमते रहते हैं। इनमें फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होती है, इनमें फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होती है। ऐसे कंसेप्ट और बताएंगे, इसमें फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होती है, ह्यूमन से रिलेटेड है वो, इसमें फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होती है। और जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, और जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, तो तेज रोशनी के साथ जलते हैं, तो तेज रोशनी के साथ जलते हैं, तेज रोशनी के साथ जलते हैं, और अर्थ पर इनकी राख पोल पर गिरती है, और अर्थ पर इनकी राख पोल पर गिरती है, और अर्थ पर इनकी राख पोल पर गिरती है। अर्थ पर इनकी राख कहां गिरती है? पोल पर गिरती है, मेटियोर्स रॉक, ठीक। अर्थ पर इनकी राख पोल पर गिरती है। इन्हें उल्का एवं उल्कास्म कहते हैं,
इन्हें उल्का और इनकी राख को उल्कास्म, उल्का एवं उल्कास्म कहते हैं, उल्का एवं उल्कास्म कहते हैं। इन्हें टूटे हुए तारे की भांति माना जाता है, जो परसेप्शन सेट है, इन्हें टूटे हुए तारे की भांति माना जाता है। आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं तारा टूटा, इन्हें टूटे हुए तारे की भांति माना जाता है। इसे याद बना रहेगा इसलिए लिख लो, टूटे हुए तारे की भांति माना जाता है। ठीक है। कभी कभी नेचर में इनकी बरसात भी होती है, कभी कभी नेचर में इनकी बरसात भी होती है, कभी कभी नेचर में इनकी बरसात भी होती है। कहां गिरते हैं? पोल पर। कभी कभी नेचर में इनकी बरसात भी होती है। ठीक है, इतना लिख लिया। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक और आपको कंसेप्ट बता देता हूँ, इससे रिलेटेड नहीं लेकिन हर चीज जानते जाओ। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक, ह्यूमन बीइंग में, हमारे हिंदू धर्म में एक अंतिम संस्कार की एक क्रिया होती है। 16 संस्कारों में अंतिम संस्कार आखिरी संस्कार है, और एक क्रिया होती है। उस क्रिया में अंतिम संस्कार में डेड बॉडी को भस्म किया जाता है, जलाया जाता है, हवन किया जाता है। डेड बॉडी का क्या किया जाता है? हवन। तो जब डेड बॉडी जलाई जाती है बेटा, तो वो पूरी भस्म हो जाती है, उसमें कुछ बचता नहीं। क्यों भस्म हो जाती है, जरा इसको समझो। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो बॉडी है, मसल्स प्रोटीन है, जलती है। प्रोटीन के साथ जो है, जो सेल, हर सेल के बीच में आपस में क्या होती है, कौन सी मेम्ब्रेन होती है? फैट की मेम्ब्रेन होती है, वो उसको जलने में सहायता करती है। प्लस जो है, जितनी भी हड्डियां हैं, इस हड्डी को छोड़कर, इसको छोड़कर शरीर में जितनी हड्डियां हैं वो सब इसकी बनी होती है फास्फोरस प्लस कैल्शियम, कैल्शियम विद फास्फोरस। फास्फोरस की एक क्वालिटी होती है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब करती है, यानी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, फिर उसको रिफ्लेक्ट करता है, फिर एब्जॉर्ब करता है, फिर रिफ्लेक्ट करता है, फिर एब्जॉर्ब करता है, फिर रिफ्लेक्ट। तो जब बॉडी जलाई जाती है आग लगा के, तो वो बार बार एब्जॉर्ब होता है, रिफ्लेक्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है। इसलिए वो सारी हड्डियां चटक चटक के साउंड के साथ खत्म हो जाती, भस्म हो जाती। ये एक ऐसी हड्डी होती है जिसमें फास्फोरस नहीं होता। तो इस हड्डी में फास्फोरस नहीं होता क्योंकि सबसे ऊपर रहती है खोपड़ी की हड्डी, इसी पे सनरेज आती है, एब्जॉर्ब कर लेगी, चटक जाएगी। तो इस हड्डी में, हंसने वाली बात नहीं, समझो, साइंस है। इस हड्डी में क्या होता है? इस हड्डी में फास्फोरस नहीं होता, इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में कपाल क्रिया होती है। इस हड्डी को तोड़ा जाता है और फिर जब अंतिम संस्कार के बाद जो वहां पर अस्थियां उठाई जाती है, वो यही हड्डी वहां बचती है, बाकी कुछ नहीं बचता। तो ये भी अपने आप में साइंस का एक क्वेश्चन हो गया कि हड्डी कैसे बर्न होती। चूना तो भी जलता नहीं, कैल्शियम तो भी जलता नहीं, जलाओ दिन सुबह से लेकर शाम तक। हर चीज को जानो, जब थोड़ा सा दायरा बढ़ाओ, हर चीज पढ़ो, हर चीज जानो, हर चीज समझो, अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा भाई। आखिर जो पेपर सेटर है वो भी तो यहीं से है, एलियंस तो है नहीं, वो तो इसी धरती से है, इसी भारत से है। ठीक है, तो वो एक बात तो है, टेस्ट जो है लगभग कॉमन होता है। आम बहुत अच्छा फल है, दशहरी। क्लास में एक बच्चा कोई ऐसा हो जिसको आम ना पसंद हो, हाथ खड़ा करो। एक बच्चा ऐसा है जिसको आम नहीं पसंद है, इसका मतलब क्या हुआ? 99% का टेस्ट है वो क्या है? कॉमन है। तो अगर ये पेपर बना देंगे तो आप कोई नहीं कर पाओगे, लेकिन हम में से 99 में से कोई पेपर बनाएगा तो टेस्ट कॉमन है, इसीलिए कहा जाता है इंपॉर्टेंट। तो 99% चांस है कि इंपॉर्टेंट है। समझे कि नहीं समझे? मैंने ये समझाने की कोशिश की इससे। ठीक है सर, 2015 वाली थ्योरी लागू हो गई यहाँ पे? हाँ, वो बनाया उन्होंने 2015 में, सर की तरह ही कोई होगा जिसने बनाया हो। तो हो सकता है। देखो, एक्सेप्शन तो दुनिया में हर जगह है बेटा, एक्सेप्शन तो हर जगह है। तो हमारे मान लो क्लास में हुआ थोड़े एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन लाइक करता है, एक्सेप्शन जरूरी भी है। ठीक है, जरूरी है। ठीक, तो हम लोग यहाँ तक आगे बढ़ गए। अगली हेडिंग डालेंगे प्लीज बेटा, हम लोग लिखिए कॉमेट्स, धूमकेतु। इसी का दूसरा नाम है उच्छल तारा, कॉमेट्स। पहली हेडिंग डालेंगे कॉमेट्स, उच्छल तारा, इसी को बोलते हैं धूमकेतु। चाहे धूमकेतु लिख लो, चाहे उच्छल तारा लिख लो, चाहे कॉमेट्स लिख लो। तो कितने लोग उच्छल तारे के बारे में जानते हैं? वेरी गुड, एक बच्चा, दो बच्चा क्लास में जानते हैं, बहुत अच्छी बात। तो आप जानते हैं, अच्छी बात। कॉमेट्स क्या होता है, इसका मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर और फंडा बताऊंगा, कंसेप्ट, और लिखाऊंगा कल। ठीक, देखिए, जो भी कॉमेट्स हैं
उसमें सबसे पहले एक वर्ड लगा है उच्छल तारा। क्या लगा है? उच्छल तारा। सरगर्मियां नहीं, थोड़ी देर शांत होकर बैठो। बीच में सन चमक रहा है। जितने भी कॉमेट्स हैं ये दीर्घवृत्तीय कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक, इस ऑर्बिट में सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। जब ये सूर्य से बहुत दूर होते तो दिखाई नहीं देते, क्योंकि सूर्य की रोशनी इन तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए दिखाई विजुअल नहीं है, इनविजुअल है। ठीक, लेकिन जब ये सन के करीब आते हैं तो सन रेज इन पर पड़ने लगती है। मान लो यहां आए और सन रेज पड़ना शुरू हो गई, तो आपको कुछ महसूस होगा हल्का सा कि यहां कुछ दिख रहा है हल्का सा, लेकिन सेंस नहीं होगा। फिर 10, 15, 20 दिन बाद थोड़ा सा और ज्यादा सेंस होने लगेगा। अब आपको ये कंफर्म होगा नहीं यहां तो कुछ है, कोई चीज है धुंधली सी। ठीक, फिर जब और अच्छा दिखेगा, अब ब्राइट चमकने लगेगा, नहीं ये तो स्टार है। ये क्या है? स्टार है, वो नया स्टार निकला। अब जब और पास आएगा तो ये स्टार क्या होगा, सनरेज जब पड़ेगी तो पिघलने लगेगा। ठीक है, वेपराइज होने लगेगा। जब वेपराइज होने लगेगा तो ये वेपराइजेशन ऐसे ऐसे दिखेगा, और इसमें क्या बनेगी? टेल बनने लगेगी, और इसमें रिफ्लेक्शन की वजह से टेल दिखेगी। जब और पास आ जाएगा तो ये टेल और बड़ी हो जाएगी, और रिफ्लेक्शन और ज्यादा होगा, चमकती हुई दिखेगी। फिर धीरे धीरे कम होने लगेगी, फिर धीरे धीरे और कम होगी, फिर इसी तरह से खत्म हो जाएगी। चलिए, तो टेल और हेड कैसे बनता है समझ गए? ऐसे प्लैनेट्स जो बहुत दूर हैं, जो बहुत ज्यादा दूर हैं, तो ऐसे प्लैनेट जो बहुत दूर हैं जब सन के पास आते हैं तो उन पे चमकने लगते हैं। फिर क्या होता है, जब और पास आते हैं तो और चमकते हैं, फिर धीरे धीरे पिघलने लगते हैं, वेपराइज होने लगते हैं, उनमें टेल बनने लगती है, फिर धीरे धीरे टेल मैक्सिमम हो जाएगी, फिर धीरे धीरे मिनिमम होने लगेगी, फिर खत्म हो जाएगी और फिर गायब हो जाएगी। इनका टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, हैली को छोड़कर। किसको छोड़कर? हैली। कौन सा कॉमेट्स कितने दिन बाद दिखेगा ये फिक्स नहीं है, हैली का फिक्स है। 1998 में एक कॉमेट्स दिखा था, तब आप में से मैक्सिमम लोग पैदा नहीं हुए होंगे, तो उसी समय हुए होंगे, उसी इर्द गिर्द। ठीक है, उस समय एक कॉमेट्स दिखा था, वो महीनों रहा था, झाड़ू की तरह बनता था। ठीक है, हम यहां पे खड़े किस तरफ दिखता था। ठीक, लेकिन अब वो दोबारा कब दिखेगा ये बता पाना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह से कॉमेट्स का फॉर्मेशन होता है। कॉमेट्स में पूंछ जो होती है वो कैसे बनती है, समझ गए? समझ गए? ठीक है, इस तरीके से बनती है जी। बिल्कुल देख सकते हैं हम अपने अर्थ से जितने भी कॉमेट्स दिखेंगे उनको बाकायदे बेटा देख सकते हैं, वो स्टार की तरह ही दिखते हैं। ठीक है, और जिनको हम देख पाते हैं